तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। तो पढ़ने के दौरान ध्यान में आए तो लिख लीजिए, रीडिंग के दौरान। हाँ, हो जाएगा। पीछे की चीजों को, पीछे की चीज को पूरा कवर कर लीजिए, हो जाएगा, काहे नहीं होगा। ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो एकदम होगा। चलिए आइए, पॉलिटी लगाओ जी। लगा दिया पॉलिटी। चलिए आइए, इधर उधर मत कीजिए। इस क्लास के बाद गैप दे देंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग होगा, ठीक है। आज समझाने में थोड़ा टाइम चल गया, कोई बात नहीं। चलिए, हां, क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिल रहा है और बिहार के 38 जिला में क्वेश्चन बैंक पहुंच रहा है। हम पटना से भेज चुके हैं। पर डे 3 क्लास होगा। हाँ जी, हम तो आपको पहले भी बोले थे, जब बैच शुरू किए थे उसी टाइम में हम आपको बोले थे। अभी आपका टाइम 10 से 1 है, आगे 10 से 2 हो जाएगा। हम तो आपको पहले बोल चुके हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं बोले, पहले हम बोले हैं। और इस सप्ताह जो है ना मैथ रीजनिंग 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 के बीच में कीजिए। और अगर मे भी मान लिया जाए कि आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, तो फिर देखेंगे, टाइम चेंज कर देंगे। टाइम चेंज कर देंगे मतलब ये कर देंगे कि तब फिर शनिवार रविवार या सिर्फ रविवार को मैथ रीजनिंग का क्लास लगवा देंगे, ठीक है। तो वो आप अपना देख लीजिए, इसी वजह से तो हम, ठीक है। और ऐसे भी 5 घंटा का क्लास तो कर सकते हैं आप लोग, उतना के हम तो 5 घंटा का क्लास किए हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, एकदम पढ़ सकते। चलिए आइए, आप इसके बाद गैप दे देंगे, ठीक है। पॉलिटी के बाद गैप दे देंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग होगा, ठीक है। आइए अब सुनिए। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जो दूसरा चैप्टर है वह है संविधान का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जो भी चीज हम आपको बता चुके हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप इस क्लास को इंटरकनेक्ट कर सके। आप जवाब दीजिएगा, फटाफट बताइएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई है? दिल्ली में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? 2 न। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा मचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा मचारी। इसके बाद आगे बतलाइएगा, संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. आयंगर। एच.बी.आर. आयंगर। फिर आपको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ने कितनी बड़ी समिति का गठन किया? कितनी छोटी समिति? 8 बड़ी समिति में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं, यहीं तक हम आपको बतलाए थे।
अब हम लोग जानते हैं, देखिए संविधान का निर्माण, आप सब लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। छोटी समिति में सदन समिति आता है, सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। छोटी समिति में कार्य संचालन समिति आता है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। फिर छोटी समिति में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति आता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर छोटी समिति में प्रेस दीर्घा समिति आता है, इसके अध्यक्ष उषानाथ सेन। फिर छोटी समिति में भाषाई प्रांतीय आयोग या समिति आता है, इसके अध्यक्ष एसके डार। तो ये सब छोटी समितियां हैं और इन छोटी समितियों के अध्यक्ष को भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। ये जो छोटी समितियां हैं, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, नागरिकता को लेकर तदर्थ समिति, तो इन तमाम समितियों के अध्यक्षों को याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आगे हम आपको याद भी करवा देंगे। अब देखिएगा, अगर आप बात संविधान सभा की करेंगे, अगर आप बात संविधान सभा की करेंगे तो एक बात आप यहां पर जानिए, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में 389 सदस्य था। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर जिस संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में 389 सदस्य था। और यह संविधान सभा उस समय के संपूर्ण भारत के लिए संविधान बनाता। उस समय के भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत। और 15 अगस्त 1947 के पहले के भारत की स्थिति को आप देखेंगे तो उस भारत में पाकिस्तान भी था और उस भारत में बांग्लादेश भी था। 15 अगस्त 1947 के पहले की भारत का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि उस भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों था। संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य था, वो संविधान सभा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों के लिए संविधान बनाती। लेकिन आप सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, अर्थात भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हां या ना? हुआ। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा को फिर से गठित किया गया। जैसे नीति आयोग है, आप सब लोग जानते हैं कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। लेकिन हाल में
जुलाई 2024 ईस्वी में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। जुलाई 2024 में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। करंट के संदर्भ में पूछ सकता है कि हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन कब हुआ है, तो जुलाई 2024 होगा, संभवतः 16 जुलाई है, जुलाई 2024 होगा। तो आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, यानी भारत विभाजन के बाद या आजादी के बाद, भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 और भारत को आजादी मिली है 15 अगस्त 1947। तो भारत के विभाजन और भारत को आजादी मिलने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। और जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर हो गया 299। भारत विभाजन के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर हो गया 299। 299 सदस्यों में से यह प्रावधान किया गया 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और बाद बाकी बचा हुआ जो 70 सदस्य है, 70 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। 70 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। 70 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। और यही संविधान सभा के पुनर्गठन होने के बाद जो 299 सदस्य संविधान सभा में बचे, यही 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। भारत के लिए संविधान का निर्माण 389 सदस्यों वाली संविधान सभा ने नहीं किया, बल्कि भारत के लिए संविधान का निर्माण अगर देखा जाए तो भारत के लिए संविधान का निर्माण 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। 299 सदस्य में से 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देसी रियासत से। अब यहां पर एक बात, सबसे ज्यादा किस ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में सदस्य थे? सबसे ज्यादा किस देसी रियासत से संविधान सभा में सदस्य थे? तो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, सबका याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखना यहां पर जरूरी है मेरे ख्याल से। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य जिस ब्रिटिश प्रांत से शामिल हुए थे वो था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसी को पहले कहा जाता था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा सदस्य शामिल हुए थे। और संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में 55 सदस्य शामिल हुए थे। 55। और संयुक्त प्रांत उस समय एक ब्रिटिश प्रांत कहलाता था, और उस समय अपना बिहार भी ब्रिटिश प्रांत कहलाता था। और बिहार की अगर आप बात करेंगे, बिहार एसआई बिहार का एग्जाम है, बिहार पुलिस बिहार का एग्जाम है, बिहार एसएससी बिहार का एग्जाम है, बीपीएससी बिहार का एग्जाम है। तो पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल हुए थे? संविधान सभा में बिहार से 36 संविधान सभा में बिहार से 36 सदस्य शामिल हुए थे। 36। और अगर बात देसी रियासतों की जाए तो देसी रियासतों में
सबसे ज्यादा सदस्य संविधान सभा में जो आए थे, कहां से आए थे पता है? मैसूर से आए थे। मैसूर देशी रियासत, जिसे आज हम लोग कर्नाटक कहते हैं। 7। जिस प्रकार संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में संयुक्त प्रांत से आए थे 55 और बिहार से 36, उसी प्रकार देशी रियासतों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैसूर से आए थे और मैसूर से आए थे 7। इसको आप याद रखिएगा। और संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ और जब संविधान सभा 299 सदस्यों वाली बनी, तो यह जो संविधान सभा था, यह संविधान सभा भारत के लिए तो संविधान बना ही रहा था। यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने के साथ साथ, यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने के साथ साथ, यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने के साथ साथ और भी कई सारा कार्य कर रहा था। और भी कई सारा क्या कार्य कर रहा था? तो यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने के साथ साथ जो और भी कई सारे कार्य कर रहे थे, उसमें एक 1947 से 1950 की अवधि के दौरान, 1947 से 1950 की अवधि के दौरान यह संविधान सभा भारत के शासन प्रशासन को भी देख रहा था। भारत के शासन प्रशासन को भी देख रहा था। भारत के शासन प्रशासन को भी देख रहा था। और यह संविधान सभा इस अवधि के दौरान जरूरत पड़ने पर भारत के लिए कानून भी बना रहा था। मतलब यह संविधान सभा 1947 से 1950 के दौरान विधायिका का भी काम कर रहा था, कार्यपालिका का भी काम कर रहा था। विधायिका का भी काम कर रहा था और कार्यपालिका का भी काम कर रहा था। और इस अवधि के दौरान भारत का संविधान तो बन ही रहा था। इस अवधि के दौरान भारत का संविधान तो बन ही रहा था। तो इस अवधि के दौरान जो शासन प्रशासन चलाए जा रहे थे, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए जा रहे थे। इस अवधि के दौरान तो भारत का संविधान तो बन ही रहा था। तो इस अवधि के दौरान जो भारत में शासन प्रशासन चलाए जा रहे थे, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए जा रहे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए जा रहे थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस अवधि के दौरान भारत में शासन प्रशासन इसलिए चलाए जा रहे थे क्योंकि भारत को जिस अधिनियम के तहत आजादी मिली है, वह अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उस अधिनियम में यह प्रावधान था कि जब तक भारत में संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक भारत में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाए जाएंगे। तो इसी वजह से इस अवधि के दौरान हमारे देश में जो शासन प्रशासन चलाए जा रहे थे, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए जा रहे थे। और चलाने का काम कर रहा था संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा। अब देखिएगा, संविधान सभा संविधान का तो निर्माण कर ही रही थी, साथ ही साथ संविधान सभा ने ही भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना मई 1949 ईस्वी में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना मई 1949 ईस्वी में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना मई 1949 ईस्वी में। मई 1949 ईस्वी में भारत मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना।
तो अब यहां पर सवाल यह है कि उसे मान्यता किसने दिया? तो इस सवाल का उत्तर है कि मान्यता संविधान सभा ने दिया। यानी भारत को राष्ट्रमंडल के सदस्य के तौर पर मान्यता संविधान सभा ने दिया है। अब मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना है। मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र कब बना है? मई 1949। और उसे मान्यता किसने दिया है? संविधान सभा ने। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रमंडल क्या है? देखिए, राष्ट्रमंडल एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह उन देशों का ऑर्गेनाइजेशन था जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। सामान्यतः राष्ट्रमंडल उन देशों का एक संगठन था जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। उपनिवेश टेक्निकल शब्द है, आसान शब्दों में कहे जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, जहां कभी ना कभी ब्रिटेन का व्यापार रहा है, ब्रिटेन का शासन रहा है। उन देशों का ही एक समूह था राष्ट्रमंडल। भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्यता लिया, तो भारत के लोगों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो गया। भारत के लोगों के मन में क्या आशंका उत्पन्न हुआ? तो भारत के लोगों के मन में यह आशंका उत्पन्न हुआ, भारत के लोगों के मन में यह आशंका उत्पन्न हुआ कि कहीं फिर से भारत ब्रिटेन का गुलाम ना बन जाए। क्योंकि आजादी बड़ी मशक्कत के बाद मिला था, काफी संघर्षों के बाद मिला था आजादी। इसी वजह से भारतीयों को यह चिंता होने लगा, जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना तो भारतीयों को यह चिंता होने लगा कि कहीं ब्रिटेन फिर ना भारत को गुलाम बना ले। क्योंकि जब पहली बार अंग्रेज भारत आया था तो उसको तो भारतीयों ने अपना हाथ पकड़ाया, लेकिन धीरे धीरे भारत का गला पकड़ के दाब दिया, समझे? तो इसी वजह से आशंका होना लाजमी था। और उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के लोगों ने पंडित नेहरू की आलोचना करना शुरू कर दिया कि पंडित नेहरू ऐसा ना कि फिर से देश को गुलाम बना दे। तो पंडित नेहरू देश के लोगों की आशंका को दूर करते हुए मीडिया में एक स्टेटमेंट दिए कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जब चाहे तब हम इसका परित्याग कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मात्र से हमारा देश भारत गुलाम होने वाला नहीं है। एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को सुनिएगा। लोगों की आशंका को दूर करते हुए कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने से भारत गुलाम नहीं हो जाएगा, इस आशंका को दूर करते हुए पंडित नेहरू ने यह कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जब चाहे इसका परित्याग भारत कर सकता है। यह पूछा जाता है, यह स्टेटमेंट पूछा जाता, पता नहीं नोट में है या नहीं है, लेकिन यह पूछा जाता है तो ठीक है, नहीं है तब पर भी ठीक है। अब हर बात नोट में हुई जरूरी थोड़े है,
फिर लेक्चर का क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व थोड़े रह जाएगा, फिर तो नोटे लेके विद्यार्थी पढ़ लेगा अपना, समझे? चलिए ठीक है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत को दिलाने का काम संविधान सभा ने किया, यह काम भी संविधान सभा किया है। इसके बाद संविधान सभा ने ही भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जन गण मन को स्वीकृति दिया है। संविधान सभा ने ही भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति दिया है। और संविधान सभा ने ही आपसी सहमति से राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। तो देख रहे हैं आप, समझिएगा, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा सिर्फ भारत के लिए संविधान बनाया, नहीं। संविधान सभा भारत के लिए संविधान भी बनाया है। संविधान सभा इस अवधि के दौरान कार्यपालिका का भी काम किया है, विधायिका का भी काम किया है। संविधान सभा भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी दिलाया है। संविधान सभा ने ही भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकृति प्रदान किया। संविधान सभा ने ही भारत के राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति प्रदान किया। और संविधान सभा ने ही देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाने का काम किया। कहा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उस अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकृति दी गई है। और जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ था। जनगण मन में 5 पद है, उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और जब हम लोग शॉर्ट में गाते हैं तो सिर्फ ऊपर का पद और नीचे का पद गाते हैं और उसको गाने में सिर्फ 20 सेकंड का समय लगता है। और फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ से ही जो है आपको वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है। और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी तो उसमें उस समय तक 299 सदस्य नहीं थे। अंतिम बैठक में मात्र 284 सदस्य मौजूद थे। कुछ सदस्यों का निधन हो गया था। कुछ सदस्यों का क्या हो गया था? निधन। तो संविधान सभा के अंतिम बैठक में अगर देखा जाए तो 284 सदस्य मौजूद थे। 284 सदस्य। उन सदस्यों ने आपसी सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाने की घोषणा किया। और राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक संविधान सभा के द्वारा घोषित राष्ट्रपति रहे। और पहली बार राष्ट्रपति का निर्वाचन 1952 में हुआ। राजेंद्र प्रसाद 1952 में पहली बार भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। 1952 में पहली बार। लेकिन 1952 से पहले भी वो 1950 से 52 तक राष्ट्रपति रहे हैं। वो संविधान सभा के बिहाफ में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा घोषित राष्ट्रपति रहे हैं 1950 से 1952। आपको अगर भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को बनने में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो जो भारत का संविधान है यह बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था।
भारत का संविधान अगर देखा जाए तो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ है, भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ है। भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ है। भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया है। यही वजह है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस संविधान में अगर देखा जाए तो मूल तौर पर 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। और 8 अनुसूची था। अब देखिएगा, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद ऐसे हुए जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ। जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, ये 15 ऐसे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 92, 93, ये 15 ऐसे अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अर्थात हम यह कह सकते हैं, यहां पर दो बात हम कह सकते हैं। एक बात हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू, आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ। और दूसरी बात यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जब आप आगे भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में जो टोटल 22 भाग है, उस 22 भाग में से एक भाग है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो मतलब हम यह बात कह सकते हैं यहां पर जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह 1949 ईस्वी में ही लागू हो गया। वह 1949 ईस्वी में ही लागू हो गया। और अब जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो आखिरकार इसे लागू 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरीका से क्यों नहीं कर दिया गया? तो इसके पीछे भी रीजन है। और दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान को पूरी तरीका से लागू अगर देखा जाए तो भारत के संविधान को पूरी तरीका से लागू किया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूरी तरीका से लागू किया गया। अब सवाल यह उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुए? 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुए? देखिए, हुआ क्या था, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया था पूर्ण स्वराज्य को। पूर्ण स्वराज्य को मतलब कांग्रेस ने इस बात को लक्ष्य बनाया कि अब हमें पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कुछ भी हमें नहीं चाहिए। और इसी अधिवेशन में
पंडित नेहरू ने यह भी घोषणा किया कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। पंडित नेहरू के इसी घोषणा के तहत पहली बार पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1930 को, पहली बार पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1930 को, पहली बार पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का काम किया गया या मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। लेकिन हम लोगों को आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी। 15 अगस्त का तिथि क्यों निर्धारित किया गया था जानते हैं? यानी भारत को आजादी देने के लिए 15 अगस्त का ही तिथि क्यों निर्धारित किया गया था जानते हैं आप? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है पता है? रीजन यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन काफी भाग्यशाली था। कैसे भाग्यशाली था? 15 अगस्त के दिन ही वर्ष 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के लिए भाग्यशाली था। इसलिए भाग्यशाली था कि 15 अगस्त के दिन ही 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो 15 अगस्त की तिथि को लॉर्ड माउंटबेटन अपने दृष्टिकोण से और अधिक ऐतिहासिक बनाने के लिए माउंटबेटन ने भारत को आजादी 15 अगस्त को ही देने की घोषणा किया। तो 15 अगस्त को जब भारत को आजादी मिल गई तो भारत तो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगा। तो अब 26 जनवरी का तिथि पीछे जाने लगा, इतिहास के पन्नों में दबने लगा। 26 जनवरी का तिथि इतिहास के पन्नों में दबने लगा। तो संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि 26 जनवरी का तिथि तो भारत के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो यह तिथि इतिहास के पन्नों में दबना नहीं चाहिए। और इसी वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यानी 26 जनवरी को ही संविधान इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस वर्ष 1930 ईस्वी में मनाया था। यही वजह है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू हुआ। यहां तक बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना है? इतना याद करे, पहले याद कर न ले। चलिए बताइए फटाफट, आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, हाँ या ना? आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा के पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य? ब्रिटिश प्रांत से कितने? ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से सबसे ज्यादा कौन ब्रिटिश प्रांत से था? सबसे ज्यादा कौन ब्रिटिश प्रांत? संयुक्त प्रांत। कितना? बिहार से कितना? बिहार से 36। सबसे ज्यादा कौन देसी रियासत से? मैसूर। सबसे ज्यादा कौन देसी रियासत? मैसूर से ना। क्या संविधान सभा सिर्फ भारत के लिए संविधान बनाया है और कोई काम नहीं किया? किया है ना हो। 1947 से 1950 के दौरान कार्यपालिका और विधायिका के तौर पर संविधान सभा ने कार्य किया, हाँ या ना? 1947 से 1950 के दौरान अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन कौन अधिनियम के तहत भारत में चलाए जा रहे थे? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा।
इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया? बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1900। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया? भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया? संविधान दिवस के तौर पर किस दिन को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हुआ है? आंशिक तौर पर लागू। नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? कितने अनुच्छेद लागू हुए? कितने अनुच्छेद लागू हुए? कौन कौन? 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? कौन कौन? इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का संविधान पूरी तरीका से लागू कब हुआ? या भारत का संविधान लागू कब हुआ? अच्छा, भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ है? क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है। भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूची? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश कब बना है? मई 1900। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र कब बना है? और इसके बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने पर भारतीय लोगों में जब एक आशंका बन गई कि भारत को फिर से ब्रिटेन गुलाम न बना ले, इस आशंका को दूर करने के लिए किसने यह कहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, इसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? जनगण मन के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के तौर पर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के तौर पर जनगण मन और वंदे मातरम को स्वीकृति किसने दिया? संविधान सभा। राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन, राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति किसने दिया? संविधान सभा। संविधान सभा ने। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे? 284। 200। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य मौजूद, कितने सदस्य मौजूद थे? 200। चलिए ठीक है, लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा बहुत बात बाकी है, अगले क्लास में थोड़ा बहुत बात बता देंगे और फिर तीसरे चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए लड़का, और सुनिए, बता दे रहे हैं पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर पहला बैच में करवा रहे हैं। आपके बैच में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर आपके बैच में करवाएंगे और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो उन लोगों को देंगे। समझ गए? तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे पकड़ बनाना है। और सेम चीज है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव से ज्यादा है। समझे? पूरा पकड़ बनाना है। समझे? तो चैप्टर 2 है संविधान का निर्माण, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कहिएगा अपलोड कर लेने के लिए, अपलोड कर देने के लिए। अगले क्लास में आप आइएगा, पॉलिटी के चैप्टर 2 को पूरा याद करके और उसके ऑब्जेक्टिव को भी याद करके आइएगा, हम पूछेंगे। और एक चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड हो गया, आप लोग देखे हैं? देखते जा रहे हैं ना? चैप्टर 2 का अपलोड हो जाएगा, आप अपना देख लीजिएगा। समझ गए? तो यही आपका होमवर्क। क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है यार, इधर आओ। क्या बोल रहा है? काहे बचा हुआ है? क्या करवाए हुए हैं? वीडियो नहीं डाला होगा। हम करवाए हुए हैं, वीडियो नहीं डाला, वो डाल जाएगा। पहला चैप्टर का है
सेकेंड वीडियो में है। अच्छा, डलवा देंगे। चैप्टर 1 जो बचा हुआ है वो भी डलवा देंगे और चैप्टर 2 का भी वीडियो डलवा देंगे। और रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रेगुलर नहीं कीजिएगा, बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है, समझ गए? तो चलिए ठीक है। और 5 सितंबर टेस्ट के लिए तैयार है ना? हाँ, 5 सितंबर को टेस्ट होगा। 5 सितंबर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। 10 मिनट का गैप है। मैथ रीजनिंग वाले सर से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं 10 मिनट बाद, फिर हम लोग मिलेंगे आगे, समझ गए? मैथ रीजनिंग आज से शुरू करवा देते हैं। 10 मिनट का गैप है, 10 मिनट बाद मिलते हैं। धन्यवाद। और होमवर्क क्या है पता चला आपको? पॉलिटी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 दोनों करके आना है, दोनों हम पूछेंगे। डेली बेसिस पर पढ़िए। धन्यवाद। आते हैं 10 मिनट में, मैथ रीजनिंग वाले सर से अवगत करवा देते हैं, ठीक है?